तो स्टार्ट करते हैं अच्छी क्लास को, बीच में देखे ना कुछ गड़बड़ नहीं हो उसमें। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस की बात करते हैं जब, आवाज नहीं करो, सुनो। इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो कौन सा मॉलिक्यूल से जो इनहेरिटेंस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? डीएनए। तो आपको मालूम है जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव कौन करते हैं? न्यूक्लिक एसिड। इस चैप्टर में आपको न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ना है। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है और वो कैसे बिहेव करता है, चैप्टर में पढ़ने वाले हैं सिर्फ डीएनए के बारे में, न्यूक्लिक एसिड के बारे में। तो बात करते हैं, जब न्यूक्लिक एसिड की बात करें, न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो दो नाम आपके सामने आते हैं न्यूक्लिक एसिड में। एक आता है डीएनए, एक आरएनए। फुल फॉर्म सबको पता है न्यूक्लिक एसिड का फुल फॉर्म। न्यूक्लिक एसिड दो तरह के होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। फुल फॉर्म आपको ऑप्शन देंगे, जिससे पूछेंगे वो आंसर देना। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी, एक सेकंड बोलने दे, जिससे पूछेंगे वो आंसर देना। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। सही है गलत है? सही गलत बोले। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। यस और नो, जल्दी से आंसर दो, तुम बोलो। सही है? गलत है। डी और ध्यान समझना, डीऑक्सी राइबो जा नहीं आएगा, राइबोज शुगर है उसमें, डीऑक्सी राइबोज शुगर है, शुगर का नाम लेंगे डीऑक्सी राइबोज बोलेंगे। लेकिन जब डीएनए का फुल फॉर्म बोलेंगे तो जा नहीं आएगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। रिपीट कर रहे हैं, ध्यान समझना। शुगर के पूछे कौन सी होती है? डीऑक्सी राइबोज, जा बोलना वहां पर, एसई। और अगर हम पूछे फुल फॉर्म तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डन है इतने सबक? तो फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए और आरएनए दो तरह के मॉलिक्यूल्स हैं। आपका पूछा जाए कि जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव कौन करते हैं, तो न्यूक्लिक एसिड करता है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ये डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करता है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में, ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में, 99% ऑर्गेनिज्म में यही बिहेव करता है एज आ जेनेटिक मटेरियल। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जिनमें ये जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करता है। ध्यान से समझना, जहां पर आपके शरीर में जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव कौन करता है? डीएनए और आरएनए। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, आपके शरीर में क्या पाया जाता है, डीएनए या आरएनए? दोनों। वेरी गुड। क्या देखिएगा, हमारे शरीर में पाया दोनों जाता है, डीएनए और आरएनए। लेकिन हमारे शरीर में सिर्फ जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव कौन करता है? डीएनए। आरएनए हमारे शरीर में क्या काम करता है? तो मैसेंजर की तरह काम करता है। मैसेंजर प्रोटीन की तरह काम करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, एडॉप्टर की तरह काम करता है, एंजाइम्स की तरह काम करता है, और बहुत तरह के काम करता है। ठीक है ना? तो हमारे शरीर में अदर काम करता है, एडिशनल वर्क करता है बहुत तरह के, लेकिन हमारे शरीर में जेनेटिक मटेरियल से काम नहीं करता। अगर किसी के शरीर में डीएनए एंड आरएनए दोनों पाया जाएगा तो सिर्फ डीएनए जेनेटिक मटेरियल से काम करेगा। लेकिन कुछ वायरस को देखा जाए, वायरस के शरीर में जेनेटिक मटेरियल, वायरस शरीर में क्या होता है पहले बताना? वायरस शरीर में डीएनए होता है, ओनली डीएनए, ओनली आरएनए, डीएनए आरएनए बोथ, और चौथा ऑप्शन है एनी वन ऑफ दीज। यस, जिसका आंसर एनी वन ऑफ दीज था वो सही था। तो देखना, या तो डीएनए होगा तो आरएनए नहीं होगा, आरएनए होगा तो डीएनए नहीं होगा। कोई एक चीज होती है एट अ टाइम। वायरस के शरीर में एट अ टाइम कोई एक होती है। अगर डीएनए होगा तो आरएनए नहीं होगा, उस वायरस को डीएनए वायरस बोलेंगे। आरएनए होगा तो डीएनए नहीं होगा, उसको आरएनए वायरस कहेंगे। तो वायरस दो तरह के होते हैं। जो आरएनए वायरस होते हैं उनमें सिर्फ आरएनए होता है, डीएनए होता ही नहीं है। तो इनमें जेनेटिक मटेरियल का काम कौन करता है? इसलिए कहेंगे सम वायरस में जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करता है आरएनए, और मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में बिहेव करता है डीएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह। तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म की बात करें, मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात करें तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल से बिहेव करेगा, सम वायरस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल से बिहेव करेगा। कितनी सी बात क्लियर है? अब डीएनए के बारे में पढ़ते हैं, मैजिकल मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो डीएनए का मॉलिक्यूल्स पढ़ने से पहले इसका कंपोजिशन पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। आपने सब बायोमॉलिक्यूल चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ा होगा जो आज की क्लास में पढ़ाएंगे, फिर भी एक बार रिवीजन समझ ले, क्विक रिवीजन समझ ले, जो समझ ले तो पढ़ते हैं। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड जब पढ़ेंगे तो दो नाम आते हैं, डीएनए और आरएनए। इन दोनों में बहुत कुछ सिमिलरिटी है, सिर्फ एक चीज अलग है, बता देंगे कहां पर डिफरेंस है। तो बोले न्यूक्लिक एसिड इज अ पॉलीमर ऑफ, किसका पॉलीमर है, किससे मिलकर बना है न्यूक्लिक एसिड या डीएनए? न्यूक्लियोटाइड से। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं तब जाकर बनता है एक न्यूक्लिक एसिड। तो दिस इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड।
इट इज अ होमोपॉलीमर और हेट्रोपॉलीमर? डीएनए इज अ होमोपॉलीमर और हेट्रोपॉलीमर? आंसर है हेट्रोपॉलीमर। कैसे बता दो कैसे? होमो हेट्रो में तुक्का मारा है, सच में जानते थे? बता दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। और कोई ट्राई करो। एक सेकंड, इधर बॉयज को पहले ट्राई करने दो, मुझे पता है इधर कुछ लोगों को पता है। हाँ बताओ। तो उसमें डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट्स का यूज होता है, जैसे एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन। फिर से समझाओ, अच्छे समझाओ, नहीं समझ पाए। तुम सच में जान रहे हो कि कंफ्यूज हो या तो गेस कर रहे हो? ये बता दो। डिफरेंट नाइट्रोजनस बेसिक सब्सटेंस का यूज होता है, एडेनिन का भी, गुआनिन का भी। मैं बताऊं, आपका आंसर लगभग सही है, एग्जैक्ट नहीं है सही। और कोई ट्राई करेगा? वैसे इसका आंसर लगभग आसपास पहुंच गया था, एग्जैक्ट नहीं है वो आंसर। आपको बात करते हैं, डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। और कितने तरह के न्यूक्लियोटाइड होते हैं? 5 तरह के न्यूक्लियोटाइड होते हैं। डीएनए में 4 होते हैं, आरएनए में 4 होते हैं, एक अलग होता है दोनों में। न्यूक्लियोटाइड 4 तरह के होते हैं और 4 अलग अलग तरह के न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है, इसलिए इसका नाम हो गया आपका इट इज अ हेट्रोपॉलीमर। रिपीट करते हैं, डीएनए इज अ हेट्रोपॉलीमर। और कितने तरह के मॉलिक्यूल्स बना है? 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड होते हैं। आपका आंसर सही है। न्यूक्लियोटाइड 4 किस हिसाब से बेसिस होते हैं? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन के हिसाब से। वो पढ़ाएंगे अभी क्या है कैसे, वहां पहुंचेंगे, लेकिन थोड़ा रुकते हैं। तो बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड की ओर। न्यूक्लिक एसिड इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है। तो न्यूक्लिक एसिड किससे बना है? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड के मिलने से। पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, जिसका एक मोनोमरिक यूनिट का नाम न्यूक्लियोटाइड। तो बहुत सारे पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कह सकते हो आप। पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिल जाएंगे तो एक न्यूक्लिक एसिड बनेगा। ठीक है। ये न्यूक्लियोटाइड किससे बना होता है? तो न्यूक्लियोटाइड 2 चीजों से मिलकर बना होता है। वो 2 चीजें कौन कौन सी हैं? न्यूक्लियोसाइड और, वेरी गुड, तो आंसर है न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फेट। फॉस्फेट या फॉस्फोरिक एसिड या H3PO4 जो आप कह सके चलेगा। फॉस्फेट ग्रुप बोल दो या फॉस्फोरिक एसिड बोल दो, दोनों चलेगा। ठीक है। तो न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट जब मिलते हैं तो बनता है न्यूक्लियोटाइड, और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं तब बनता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड कौन सा सकते हैं? डीएनए या आरएनए। सब कुछ सेम चल रहा है अभी, दोनों के लिए सेम कॉमन बात कर रहे हैं। तो न्यूक्लिक एसिड बना है बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से, और एक न्यूक्लियोटाइड बना है न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट से। और न्यूक्लियोसाइड की बात करें तो न्यूक्लियोसाइड किससे बना हुआ है? तो न्यूक्लियोसाइड बना है 2 चीजों से, सुगर एंड नाइट्रोजनस बेस। 2 चीजों से। अगर हम बात करें शुगर की, तो शुगर किससे बनी हुई है? शुगर कौन सी शुगर होती है? तो यहां पर पेंटोज शुगर होती है। यहां पर जो शुगर पाई जाती है शुगर का नाम है पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर के नाम से जानते हैं। पेंटोज शुगर का मतलब, ध्यान से रुकना अभी, सब लोग आंसर मत देना, ट्राई करना चाहते हैं अभी। बायोमोलिक्यूल चैप्टर क्वेश्चन है, पेंटोज शुगर मतलब इसमें ये मोनोसैकेराइड्स है या ओलिगोसैकेराइड्स है? ट्राई करो। पेंटोज शुगर इज अ मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड। ट्राई करो, कुछ भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे क्लास से सिखाने के लिए ही आए हैं हम, लेकिन बस ऐसे ही बोल रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं। ओलिगोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स। तो पेंटोज को फिर नाम रखा पेंटोज शुगर। 5 कार्बन की गिनती याद रखना। मोनोसैकेराइड्स है, शुगर एक ही है, इसमें शुगर एक ही होगी। 5 क्या है? कार्बन की गिनती है। 5 कार्बन होते हैं, इसलिए इसको पेंटोज शुगर कहते हैं। 6 कार्बन होते तो हेक्सोज शुगर। ग्लूकोज क्या है? हेक्सोज शुगर। ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, C6H12O6। 6 कार्बन होते हैं, इसलिए ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, हेक्सोज शुगर है। राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज शुगर ऐसी शुगर है जिनमें 5 कार्बन होते हैं, इसलिए इसको पेंटोज शुगर कहा गया। 5 कार्बन, कार्बन की गिनती 5 बता रहे हैं। मोनोसैकेराइड्स है ये। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के बारे में कभी अगर आपको पढ़ना होगा तो एक क्लास कार्बोहाइड्रेट के ऊपर लेंगे, मेरा अच्छा है कार्बोहाइड्रेट इसलिए बता रहा हूं। तो पेंटोज शुगर मेरा जूलॉजी का टॉपिक है, बॉटनी का है नहीं, बट अलग से एक चाहिए होगा तो दे देंगे, मेरा अच्छा है इसलिए बोल रहा हूं। तो शुगर जो होती है पेंटोज शुगर होती है यहां पर। तो पेंटोज शुगर यहां पर होगी, और पेंटोज शुगर मतलब 5 कार्बन होंगे। क्लियर इतनी सी बात? कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं? तो 2 तरह की पेंटोज शुगर यहां पर हो सकती है। कौन कौन सी शुगर हो सकती है? या तो राइबोज शुगर होगी या फिर डीऑक्सीराइबोज शुगर होगी। 2 तरह की शुगर होती है, राइबोज शुगर या डीऑक्सीराइबोज शुगर। आप याद रखिएगा,
कि मोनोसेक्राइड्स के केस में आपका मोनोसेक्राइड्स का आपको मोनोसेक्राइड थोड़ा सा आज 1 मिनट के लिए पूछ लेते हैं। मोनोसेक्राइड्स के का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, या कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सी। कार्बोहाइड्रेट का बताना, कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एक जन बोलो, हाँ बोलो। पता नहीं क्या क्या बता डाली तुम। जल्दी बोलो और कोई। बाप रे बाप, इतना बड़ा बड़ा कैसे फॉर्मूला आ गया है। कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला पूछ रहे हैं हम। CHO तो ठीक है, अच्छे से कंफर्म करके बताओ, बताओ ढंग से बताओ। CHO सही है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना हुआ है। देख लो यहाँ पर C की बेस X, H2O की बेस बाई, या भी यहाँ पे X और बाई हम कुछ भी रख सकते थे, आपका डिजिट आप कुछ भी ले सकते थे। हमने यहाँ पर X और बाई ले लिया, आप N ले लेते तो N1 N2 ले लेते, कुछ भी ले सकते थे आप यहाँ पे। C की बेस X और H2O की बेस बाई, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है कार्बोहाइड्रेट का, याद रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट 3 चीजों से मिलकर बना है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और रेशियो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का कांस्टेंट है 2:1। कार्बन का कोई रिलेशन नहीं है, कार्बन बाहर है, इसलिए कार्बन का बेस अलग कर दिया हमने, जिससे आप ये ना कह दे 1:2:1 का रेशियो अगर पढ़ा है आपने तो गलत पढ़ा है। कई सारे बच्चों ने पढ़ा हो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला ऐसे पढ़ लिया होगा, कई सारे बच्चों ने CH2O की होल पावर n ऐसा पढ़ा है तो गलत पढ़ा है कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला। अगर आपने ये पढ़ा है कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला तो गलत पढ़ा है, क्योंकि C की बेस अलग कर दिया गया और H2O की बेस अलग कर दिया हमने। क्यों अलग कर दिया? क्योंकि इसका और इसका कोई रिलेशन नहीं है, इन दोनों के बीच में रेशियो निकाल सकते हैं, 2:1 का रेशियो होगा, यहां पर इसका कोई रेशियो नहीं होगा। याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट किससे बना है? 3 एलिमेंट से, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इनके बीच का रेशियो होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का रेशियो 2:1 कांस्टेंट होता है, हमेशा फिक्स है ये चेंज नहीं होता जनरली, एक्सेप्शन आर एवरीवेयर बट जनरली चेंज नहीं होता, ये फिक्स होता है। कार्बन अलग रखे हैं क्योंकि इसका बेस इसी जगह। लेकिन एक और लाइन याद करना, अगर मोनोसेक्राइड्स की बात करें, सिर्फ मोनोसेक्राइड्स के केस में, पूरे कार्बोहाइड्रेट का ये फॉर्मूला है, लेकिन मोनोसेक्राइड्स के बेस में बात करें तो X=Y होता है मोनोसेक्राइड्स के केस में सिर्फ। इसलिए मोनोसेक्राइड्स के केस में ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, X या बाई की जगह X लिख सकते हैं, मतलब CH H2O की बेस X लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? कंफर्म है? तो मतलब इन दोनों का होल X कर सकते हैं, CH2O की होल पावर X लिख सकते हैं। सिर्फ किसके केस में? ओनली फॉर मोनोसेक्राइड्स, नॉट फॉर डाइसेक्राइड्स, नॉट फॉर पॉलीसेक्राइड्स। ऑलिगोसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स इन सब के केस में चल रहा है ना, अच्छे से देखते रहना थोड़ा। तो ऑलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स के केस में ऐसा नहीं कर सकते, इट इज ओनली फॉर द मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स के केस में सिर्फ ये फॉर्मूला चलेगा, ध्यान रखना। कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला ये है, मोनोसेक्राइड्स का ये है, दो अलग अलग फॉर्मूले हमने बता दिए आपको, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के केस में X=Y होता है। चेक कर लीजिएगा बाद में, अभी मत चेक करिए, सुनिए भी। चले आगे, मेरा कार्बोहाइड्रेट अच्छा है इसलिए पढ़ सकते हो आप, ट्रस्ट कर सकते हो, हमने जो बताया सही बताया है। X=Y होगा किसके केस में? मोनोसेक्राइड्स के केस में। इसलिए इसका मोनोसेक्राइड्स का फॉर्मूला ये होगा, और पूरे कार्बोहाइड्रेट का पूछे तो ये होगा कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला, अगर आपसे पूछा जाए तो याद रहेगा। तो यहां पर रेशियो किसके बीच में निकलेगा? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों के बीच में निकाल सकते हैं ना, 1:2:1 ये रेशियो निकलेगा। यहां पर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों के बीच रेशियो निकाल सकते हैं, किस केस में? मोनोसेक्राइड्स के केस में। अब हमने कहा पेंटोज शुगर है, तो क्या फॉर्मूला होगा पेंटोज शुगर का? फॉर्मूला दे, अगर C का वैल्यू 5 आपको मालूम चल गया, इसका वैल्यू इसका डबल होगा, इसका ये होगा, रेशियो यही रहेगा, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? जल्दी से बताओ। C5H10, ये किसका फॉर्मूला होगा? पेंटोज शुगर का। और पेंटोज शुगर का एग्जांपल है राइबोज शुगर, तो राइबोज शुगर का फॉर्मूला यही है, पेंटोज शुगर होने के नाते इसका फॉर्मूला यही है। हेक्सोज शुगर बोले तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? ग्लूकोज का फॉर्मूला, फ्रक्टोज का, मैनोज का, गैलेक्टोज का, सबका फॉर्मूला बता जल्दी जल्दी जल्दी। मैनोज का, गैलेक्टोज का, सबका सेम होगा, सबका सेम होगा। ग्लूकोज का फॉर्मूला, फ्रक्टोज का फॉर्मूला, गैलेक्टोज का फॉर्मूला, मैनोज का फॉर्मूला, इन सब का फॉर्मूला सेम होगा, क्योंकि सभी हेक्सोज शुगर है, C6H12O। तो आप एक का फॉर्मूला याद कर लीजिए, सबका याद हो गया। ग्लूकोज, मैनोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, इन सब का फॉर्मूला सेम होता है।
चलेगा? डिफरेंट किसका है? तो आपका देखेंगे इसका फॉर्मूला क्या है, पेंटोज शुगर होने का, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? कि किसका फॉर्मूला है? राइबोज शुगर का। अब जल्दी मत करना, जिससे पूछेंगे वो आंसर देना, सिर्फ हम जानना चाहते हैं थोड़ा सा सबका प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो क्वेश्चन सिंपल सा है, डीऑक्सी राइबोज शुगर का फॉर्मूला क्या होगा? कितने लोगों को पता है? चलो तुम ही बताओ। यस, नाम में आंसर लिख गया, डी ऑक्सी। डी मतलब रिमूव कर दो, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन को रिमूव कर दो, किसके फॉर्मूले से? राइबोज के फॉर्मूले से। तो नाम है डी ऑक्सी राइबोज। डी ऑक्सी राइबोज, राइबोज का फॉर्मूला जो भी हो उसमें से डी मतलब हटा दो, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन कम कर दो, तो बन जाएगा किसका फॉर्मूला? डीऑक्सी राइबोज का। तो डीऑक्सी राइबोज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C5H10O4। चलेगा? डीऑक्सी राइबोज, एक ऑक्सीजन कम कर देना है। कौन सा नंबर कार्बन से हटेगा ऑक्सीजन? सेकेंड नंबर से, सही आंसर है। सेकेंड नंबर कार्बन से हटेगा, याद रखिएगा, सेकेंड नंबर कार्बन जो होगी, बोलेगी हर बार गलत कर देता, सही है। सेकेंड नंबर कार्बन से, उसका नहीं था, अच्छा कोई बात नहीं। तो सेकेंड नंबर कार्बन से ऑक्सीजन हटेगा, क्यों हटेगा ये मत पूछना, वो क्यों का आंसर केमिस्ट्री में पढ़ेंगे आप। लेकिन याद रखिएगा कि सेकेंड नंबर कार्बन से ऑक्सीजन कम होता है। कार्बन में पेंटोज शुगर है, 5 कार्बन है, पांचों कार्बन में ऑक्सीजन होगा, तो कौन से कार्बन से हटेगा? सेकेंड नंबर कार्बन से ऑक्सीजन एक कम हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है आप लोगों को समझने में? तो हम ज्यादा इधर केमिस्ट्री में वापस लौटते हैं, बायोमॉलिक्यूल से वापस लौट कर आते हैं। सिर्फ हमको इतना पढ़ना था, डीएनए डीऑक्सी राइबोज शुगर का फॉर्मूला और राइबोज शुगर का फॉर्मूला याद है? चलो वापस लौट कर हम आ गए। तो कौन सी शुगर होती है डीएनए में? डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है, आरएनए में राइबोज शुगर होती है। क्या देखिए, आरएनए में राइबोज शुगर, डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शुगर। इसका फॉर्मूला C5H10O5, इसका फॉर्मूला हो जाएगा C5H10O4। दोनों ही पेंटोज शुगर है, फिर भी डिफरेंट फॉर्मूला है, क्योंकि इसके नाम में ही लिखा डी मतलब रिमूव कर दो, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन को, किसके फॉर्मूले से? राइबोज के फॉर्मूले से, नाम में लिखा है। और यही कारण आपसे कोई पूछे डीएनए और आरएनए में ज्यादा स्टेबल कौन होता है, तो कहते हैं डीएनए। व्हाई डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए? बिकॉज ये अपना एक ऑक्सीजन को दान कर कर महान बन जाता है, स्टेबल हो जाता है। इट लॉस देयर वन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को लॉस करके स्टेबल हो जाता है, मोर स्टेबल। तो डीएनए इज मोर स्टेबल क्योंकि उसमें डीऑक्सी राइबोज शुगर, एक ऑक्सीजन कम है। अब केमिस्ट्री, यहाँ पे केमिस्ट्री आ गई स्टेबिलिटी का बात, कि क्यों स्टेबल है, क्यों लेस स्टेबल है, क्यों मोर स्टेबल है। बट याद रखना, यही ऑक्सीजन के लॉस कर देने की वजह से सेकंड नंबर के ऑक्सीजन को दान कर दिया इसने, और दान करके महान बन गया, हाँ, स्टेबल हो गया। तो याद रखना, डीएनए इज मोर स्टेबल बिकॉज इट हैज डीऑक्सी राइबोज शुगर। बाय लॉसिंग द वन ऑक्सीजन फ्रॉम द सेकंड कार्बन इट बिकम मोर स्टेबल। सेकंड नंबर कार्बन से एक ऑक्सीजन दान कर ये महान बन गया, स्टेबल हो गया। अब और आगे चलते हैं, नाइट्रोजन बेस की ओर चलते हैं। तो डीएनए में नाइट्रोजन बेस कौन कौन से होते हैं, कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। यहां पे भी 2 तरह के नाइट्रोजन बेस होते हैं, एक होता है प्यूरिन, दूसरा होता है पायरिमिडीन। प्यूरिन और पायरिमिडीन, नाम याद रखिएगा, नाइट्रोजनस बेस है। नाइट्रोजन बेस है मतलब कार्बन और नाइट्रोजन की रिंग है, कार्बन नाइट्रोजन की रिंग है, और इससे बने हुए हैं। अब बात करें कि प्यूरिन और पायरिमिडीन की हम बात करें, तो प्यूरिन और पायरिमिडीन का डायग्राम अगर बनाएंगे तो इसमें एक रिंग बनेगी, छोटा नाम बड़ा स्ट्रक्चर, बड़ा नाम छोटा स्ट्रक्चर। याद रखिएगा, ये ट्रिक है, याद करने का ट्रिक है। छोटा नाम होगा तो बड़ा स्ट्रक्चर होगा, बड़ा नाम होगा तो छोटा स्ट्रक्चर होगा। इसलिए पायरिमिडीन का स्ट्रक्चर डबल रिंग बनेगी या सिंगल रिंग बनेगी? सिंगल रिंग। और प्यूरिन छोटा नाम बड़ा स्ट्रक्चर, 2 रिंग का स्ट्रक्चर होगा। डबल रिंग का डायग्राम बना हुआ दिखेगा कार्बन का, डबल रिंग का तो समझ जाइएगा प्यूरिन का है, और अगर एक रिंग का बना है तो पिरामिडीन। रिंग का डायग्राम का डिफरेंस है, प्यूरिन और पिरामिडीन 2 तरह के आपके हो गए, ठीक है। प्यूरिन के अंदर चलते हैं, अगर प्यूरिन के अंदर चलेंगे, प्यूरिन में अंदर फिर 2 नाम आते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। एडेनिन और ग्वानिन 2 नाइट्रोजन बेस का नाम आता है प्यूरिन के अंदर। पिरामिडीन के अंदर चलते हैं, अगर पिरामिडीन के अंदर चलते हैं तो यहां पर 3 नाम आते हैं, कौन कौन से? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन ऑब्लिक यूरेसिल।
डीएनए होगा तो थाइमिन, और अगर आरएनए होगा तो यूरेसिल। थाइमिन या यूरेसिल में से कोई एक होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। जिसमें डीएनए होगा तो थाइमिन होगा, आरएनए होगा तो यूरेसिल होगा, इसलिए अलग से ना लिखकर वहीं पर हमने लिख दिया ऑफ लिख करके, कोई एक ही होगा एट अ टाइम, दोनों एक साथ एक जगह नहीं रह सकते, दुश्मन एक दूसरे के। जहां रहेंगे अलग अलग, एक दोनों में से कोई एक रहेगा। डीएनए होगा तो टी रहेगा, आरएनए होगा तो यू रहेगा, और ये दोनों है आपके पिरिमिडिन, ये दोनों है प्यूरिन। तो आप देख सकते हैं, रिपीट कर रहा हूं, अगर डीएनए के बारे में, डीएनए में कौन शुगर होगी और क्या होगा, नाइट्रोजनस बेस। कौन कौन से, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। आरएनए की बात करेंगे, शुगर कौन सी हो जाएगी, और एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल। समझ में आ रही बात। तो दो चीजें मिल जाती हैं, जब नाइट्रोजनस बेस और शुगर मिल जाए तो उसे क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में दो चीजें होती हैं, एक शुगर होगा, एक नाइट्रोजनस बेस होगा। अब बात करते हैं फॉस्फेट। फॉस्फेट मतलब फॉस्फोरिक एसिड। तो फॉस्फेट के तौर पर यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे कौन सा लेते चलते हैं, फॉस्फोरिक एसिड। फॉर्मूला होता है H3PO4, ये फॉर्मूला है। इतना समझ में आ गया बेसिक स्ट्रक्चर, आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं, कैसे बनता है डीएनए का कंपोजिशन था, ये सिंपल सा न्यूक्लिक एसिड का कंपोजिशन। तो मतलब न्यूक्लिक एसिड किससे किससे मिलकर बना है आप बता सकते हैं थोड़ा सा, और आगे चल सकते हैं थोड़ा सा। परमिशन ग्रांटेड। इसको मिटा दे, ये सबके दिमाग में है, इसको हटा दे, ये लो इसी। और अरे बाप रे, हम कब देखेंगे फिर, ओ जाने दो, दिखा भी। तो ये आपके दिमाग में इतना बन गया, दिमाग में बन गया, मिटा सकते हैं इसको, रफ कर सकते हैं, कोई बात नहीं। चलो, अगर इतनी सी बात आपके दिमाग में बन गई है तो इसको मिटा रहे हैं। आपसे पूछेंगे, देखना पूछेंगे, इस डायग्राम को पूछेंगे, दिमाग में बनाकर रख लो, एक बार फिर से सुन लेते हैं। डीएनए, न्यूक्लिक एसिड जो है या डीएनए जो है वो पॉलीमर है किसका, न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियोटाइड बना है न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट के मिलने से, और न्यूक्लियोसाइड बना है शुगर और नाइट्रोजनस बेस से। शुगर हो सकती है, डीएनए होगा तो डीऑक्सीराइबोज, आरएनए होगा तो राइबोज। नाइट्रोजनस बेस की बात करें तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन होंगे डीएनए में, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल होगा आरएनए में। एडेनिन ग्वानिन को प्यूरिन कहते हैं, ग्वानिन साइटोसिन और थाइमिन को पिरामिडिन कहते हैं। चलेगा इतनी सी बात, ये डायग्राम आपका क्लियर है। अब अगर आपको ये डायग्राम क्लियर है तो हम एक करके क्वेश्चन पूछते हैं, आपके एग्जाम में आ सकता है, थोड़ा हार्ड भी है, आपको पता तो सबको है लेकिन याद कितनों को देख लेते हैं। अभी जो डायग्राम बनाए हैं उसी का अगला फॉर्म है। नाइट्रोजनस बेस कितने कितने हो सकते हैं, आप जो चाहें वो लिखते जाए, कॉपी पे नोट डाउन करते जाए, क्योंकि आपकी बुक में हर कुछ वैसा नहीं दिया हुआ, लिखा सब कुछ बुक के अंदर का है, एनसीईआरटी के बाहर का एक भी लाइन